हेलो क्लास, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबको बहुत 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 अच्छी शुभकामनाएं के साथ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी सी ब्लेस लेके आए। आप लोग सभी जो 9th में वो 10th में जाएं, 10th वाले अच्छा स्कोर करें, है ना। 11th 12th वाले और अच्छा स्कोर करें। और इन्हीं सभी विशेष के साथ में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी फ्रांस ख़त्म नहीं हुआ है। फ्रांस में बहुत सारे हलचल और मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं, जो घटनाएं हैं, जो घटी हैं। फ्रांस को समझ लोगे तो पूरे यूरोप की हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रांस का अब हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि फ्रांस में संविधान बन गया था, राजनीतिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, राजा पर निरंकुश लग चुका था और पुरुष नागरिक अधिकार की घोषणा हो चुकी थी। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अब क्या होता है, अब इस राजतंत्र को समाप्ति की तरफ जा रहा है फ्रांस और गणतंत्र की ओर बढ़ रहा है। क्यों? अब जो लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, जिसको निष्क्रिय कहा गया, अनएक्टिव कहा गया, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। देखिए, जब हम उसको एनालाइज करते हैं घोषणा पत्र को, तो हमें पता चलता है कि जो महिलाएं हैं वो इस वोट से वंचित है, जो कारीगर है वो वोट से वंचित है, मजदूर वर्ग वोट से वंचित है। अब इन लोगों को एहसास होने लगा, इन्हें रियलाइज़ होने लगा कि आखिर हम अपने ही देश में, हमारा ओहदा क्या है, हमारी हैसियत क्या है। तो अब इन लोगों का ग्रुप बनना शुरू हो जाता है और अब ये लोग कहते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र में केवल अमीर लोग ही तो आए, उन्हीं को वोट देने का अधिकार हुआ, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार हुआ और वही निर्वाचित हुए। अब इन लोगों ने अपने अपने गुट बनाने शुरू किए। तो फ्रांस में एक नई हलचल देखने को मिलती है। संवैधानिक राजतंत्र के उन्मूलन की बात सामने आएगी और गणतंत्र की स्थापना की ओर फ्रांस जा रहा है धीरे धीरे। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हुई। जब आप इसको ख़त्म करोगे, कुछ ना कुछ तनावपूर्ण स्थिति, है ना। फ्रांस में तनाव था, तो तनाव यानी कि टेंशन, है ना। माहौल दोनों तरफ से टेंशन वाला है। जिन्हें अधिकार मिले उनके लिए भी और जिन्हें अधिकार नहीं मिले उनको लिए ज़्यादा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हम हिंसा पे उतारू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको वो पत्रकार की बात बताई थी कि उसने कहा था कि ये तब तक ही मानेंगे जब तक इनका मन है, नहीं तो ये अमीरों को भी उखाड़ फेंकेंगे। तो वही सारी चीज़ आती है। अब जो लोग थे, मतलब फ्रांस में एक्टिविटीज़ होने लगी और उन्होंने राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की बात कहने लगे। और क्या हुआ, जो लुई 16वां था, हालांकि उसने साइन कर दिए थे संविधान पर, लेकिन वो गुप्त रूप से प्रशा की तरफ जा रहा था और उससे अपनी संधियां कर रहा था। यही सब चीज़ें लोगों को पता चली। और इसके बाद फ्रांस में जो चल रहा था, जो घटनाएं हो रही थी, उससे जो पड़ोसी थे, जो पड़ोसी देश थे, नेचुरली अगर हमारे पाकिस्तान में कुछ होता है, अभी बांग्लादेश में कुछ हुआ, तो हमें भी कहीं ना कहीं टेंशन होगी। तो इसी तरह यूरोप के जो अन्य कंट्रीज़ थी, ये हो गया फ्रांस, है ना। फ्रांस में कुछ चीज़ें चल रही हैं, घटनाएं घट रही हैं। कभी राजतंत्र बन रहा है, कभी संवैधानिक राजतंत्र बन रहा है, कभी हिंसा हो रही है, कभी राजा को हटाया जा रहा है, कभी राजा को मारा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हुई। तो जो आसपास देश थे, है ना, ऑस्ट्रिया हो गया, प्रशा हो गया, बेल्जियम हो गया, अब इनमें कुछ खलबली मचनी शुरू हुई और इन्होंने क्या सोचा कि अब हमें फ्रांस की तरफ कूच करना चाहिए, ताकि हम, और इनमें मतलब आपस में संगठन होने लगे कि फ्रांस को हमें अब इन घटनाओं से रोकना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी योजनाएं बना रहे हैं, फ्रांस के जो लोग थे, जो नया एक क्लब बना था, इन्होंने क्या किया कि इन दोनों पर अटैक कर दिया, अटैक की योजना बना डाली, है ना। और एक घोषणा पत्र, एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि फ्रांस की जो सेना है वो प्रशा और ऑस्ट्रिया पर अटैक करने या आक्रमण करने के लिए जा रही हैं। अब इससे पहले क्या हुआ, इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई। प्रांतों में जो लोग थे, अब तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि युद्ध होगा तो सेना भी चाहिए। तो सेना में लोग अपने आप आकर भर्ती होने लगे, है ना, मिलिट्री में, कि अब हमें सेना में लो। और क्योंकि उनका एक मकसद था। अब क्या मकसद बना, पहले तो राजा था, अब इनका है कुलीन, रॉयल, रिच, है ना। ये जो क्लास है ये अब इनके ऊपर शोषण कर रही है। इनको रियलाइज़ होने लगा, इन्हें रियलाइज़ होने लगा, कॉमन मैन को। तो अब ये इनके विरुद्ध हो गए, कुलीनों के विरुद्ध, है ना। अब इनका विद्रोह हो गया और वो कहते हैं कि यूरोप में जितने भी कुलीन हैं सबको हमें ख़त्म करना है और सबको हमें समान अधिकारों के दायरे में लेकर आना है। और देशभक्ति के गीत गाने लगे। इसका अगर आपको रियलाइज़ होगा तो मतलब जब हमारा हिंदुस्तान का या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है तो हमारे यहाँ भी बंगलों में गीत गाए गए थे, है ना। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसी तरीके से अब इस देश में भी गीत गाए लगे। और जो सबसे बड़ा गीत था
कवि रोजेंट की लाइव द्वारा, है ना, कवि रोजेंट हैं, उनकी लाइव द्वारा रचित मार्सिले गीत गाया गया। मार्सिले, और यहाँ से जो स्वयंसेविक सैनिक थे, वो जो स्वयंसेविक थे वो पेरिस की ओर जाने लगे और इस गीत को गाने लगे मार्सिल्स ने स्वयं, और ये बाद में जाके फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बना, है ना। फ्रांस जैसे हमारा वंदे मातरम है, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन है, लेकिन राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। तो इसी तरीके से इनका मार्सिले बाद में फ्रांस का राष्ट्र गीत बनता है। जगह जगह इन गीतों की धुनें चलने लगी और लोगों ने चारों तरफ विद्रोह कर दिया। लेकिन ये लोग कौन? इसके साथ ही यहाँ कुछ क्लब बने लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया था कि क्लब बनने लगे, वहाँ चर्चाएं होने लगी, अखबार और न्यूज़पेपर्स पढ़े जाने लगे, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़े जाते थे ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उसको समझ सकें। तो इसीलिए अब जो अनपढ़ थे, जो गरीब थे, उनके अंदर अब वो भावना आने लगी कुलीनों के विरोध की। अब इन्होंने क्या करना किया? अब प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यह थी कि सबसे ज़्यादा जनता को नुकसान हो रहा था, ठीक है। महंगाई बढ़ रही थी, पाव रोटी महंगी हो रही थी, जो लोग थे वो क्रांति में जा रहे थे, जो महिलाएं थीं उनके ऊपर घर रोजी रोटी का भार आ गया था कि उन्हें घर का खर्च कैसे चलाना है, अपने परिवार को कैसे चलाना है, रोटी के लिए लंबी लंबी नारी थी। आबादी को लगने लगा, अब जो कौन सी आबादी, जो निष्क्रिय आबादी या अनएक्टिव जो पॉपुलेशन थी, उनको लगने लगा कि इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और अब हमें जो राजतंत्र है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करते हुए गणतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। लोगों ने राजनीतिक क्लब को अड्डे बना लिया, है ना, वहाँ इनकी बातें होने लगी। अब इनमें जो सबसे बड़ा, जो सबसे एक्टिव क्लब था वो था जैकोबिन। ये जो क्लब है जैकोबिन, ये सबसे बड़ा या एक्टिव, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, एक्टिव क्लब के रूप में सामने आता है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं बुनाई करने वाला, है ना, सफाई करने वाला, ठीक है, छपाई करने वाला, कपड़े बेचने वाला, धोबी, है ना, इस तरह के जो लोग हैं वो इस क्लब में के मेंबर हैं। जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी बनाने वाला, है ना, इस तरह से छपाई करने वाला, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, यानी जो अनएक्टिव पॉपुलेशन थी वो सब इसकी मेंबर हो गई और उन्हीं सबों ने मिलकर इसको जैकोबिन क्लब को बनाया। और इसके साथ में ही ये मेन था, और इसमें महिलाएं भी एक्टिव हुई। इस समय में महिलाएं भी एक्टिव हुई, महिलाओं ने भी अपने क्लब बनाए और लगभग 60 क्लब महिलाओं के सामने आते हैं। 60 क्लब महिलाओं के भी बने, वो भी एक्टिव होती हैं। और अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें शुरू की, मैं आपको मेंबर्स बता दिए। जितने भी गरीब लोग थे, जो कि तीसरे स्टेट के सेकंड वाले जो लोग थे, वो इसके मेंबर्स थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपनी पोशाक बनाई, नई पोशाक। देखिए, जो रॉयल लोग थे, जो कुलीन वर्ग था, वो हाफ पैंट पहनते थे, आधी पैंट पहनते थे। इन्होंने धारी वाली नई पैंट और पूरी पैंट पहननी शुरू की। मुझे ड्राइंग नहीं आती है, बट आप थोड़ा सा देख लेना। इस तरह की पैंट इन्होंने पहननी शुरू की, इनकी पोशाक थी। और अपनी पोशाक तो लंबी धारीदार लंबी पतलून इन्होंने पहनी, क्यों? ताकि वो खुद को कुलीनों से, अमीरों से, है ना, उस क्लास से अलग दिखा सके। और वो हाफ पैंट वाले थे, ये पूरी पैंट पहनने वाले थे। घुटने तक का, वो घुटने तक का ब्रीचेस, जो घुटने तक की ड्रेस होती थी उसको ब्रीचेस बोलते हैं फ्रांस में। और इनको इन्होंने लाल और धारीदार पहना। और इसके पहनने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी सत्ता, जो ब्रीचेस पहनने वाले हाफ पैंट वालों की सत्ता को ख़त्म करके पूरी पैंट पहनने वालों की सत्ता को लाया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने कवायद शुरू कर दी पूरी तरीके से। इसको कहा गया, फिर एक और नाम दिया गया, 100 कुलात पुरुष। 100 कुलात पुरुष, मैंने आपको जो चिन्ह बताए थे उसमें एक चीज़ दिखाई थी, लाल टोपी, है ना। तो ये जो 100 कुलात पुरुष है, ये लाल टोपी पहनते थे। टोपी ऐसे से कुछ थी, ऐसे से कुछ थी, है ना, ये लाल रंग की थी, लाल टोपी पहनते थे। और इनको 100 कुलात पुरुष कहा जाता था। लेकिन महिलाएं नहीं पहनती थी ये लाल टोपी, महिलाओं को ये आज़ादी नहीं थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाल रंग की जो टोपी है वो किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का। लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी।
तो लाल टोपी पहनते हैं, पूरी पतलून पहनते हैं, धारीदार पतलून पहनते हैं। इन्होंने अपनी पोशाक को बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन फीमेल्स को इसकी आज़ादी नहीं मिली थी। जो जैकोबिन क्लब था, इसने जो इसके मुद्दे थे, महंगाई को कम करना, है ना, हमें बराबर का अधिकार देना, ठीक है, और इन्होंने कहा कि हम हिंसक विद्रोह के द्वारा ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और 10 अगस्त को टुलेरिये के महल पर इन्होंने धावा बोला, राजा के रक्षकों को मारा, और इसके अलावा जो राजा था उसको बंदी बनाया गया, और बाद में कानून के अंतर्गत उसको देशद्रोह की करार करके उसको फांसी की सज़ा दे दी गई फ्रांस के राजा को, ठीक है। अब इसके बाद नए चुनाव भी कराए गए। अब पहले तो यहीं तक देखते हैं कि फांसी की सज़ा राजा को मिल गई। जब फांसी की सज़ा मिल गई तो ऑटोमेटिक राजतंत्र खत्म हो गया, और बाद में जो ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी, जो इनकी महारानी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसको भी बाद में इन्होंने फांसी पर लटका दिया था। तो इस तरीके से अब नए चुनाव होते हैं फ्रांस में। नए चुनाव होते हैं तो इस नए चुनाव में 21 वर्ष से, मतलब 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को, अभी भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है फ्रांस में। 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, सभी को, किसी भी जाति, धर्म, किसी भी स्टेट का हो, उसको मतदान करने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार हो जाता है। और इस तरीके से गणतंत्र की तरफ ये लोग चलते हैं। और ये भी कहा गया, चाहे किसी के पास संपत्ति हो ना हो, जैसे पहले था कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर दे सकता वही वोट देगा, लेकिन अब नहीं है। किसी के पास संपत्ति है नहीं है, कोई कर दे सकता नहीं था, लेकिन वो मतदान ज़रूर करेगा। तो ये अधिकार अब फ्रांस में शुरू होते हैं। और इसके बाद एक निर्वाचित असेंबली बनाई जाती है, जिसका जो इलेक्शन होता है, और उसको दिया जाता है नाम कन्वेंशन। क्या नाम दिया जाता है? कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंतर्गत अब क्या होता है? कन्वेंशन नाम दिया गया, और 21 सितंबर कन्वेंशन का नाम दिया। यह है इलेक्टेड बॉडी या निर्वाचित गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको बाद में सबने किया। अब इसके बाद में 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र खत्म होता है और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। रिपब्लिक, गणतंत्र स्थापित, जिसका राजा या जिसका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो, निर्वाचन के द्वारा चुना गया हो, वही इलेक्टेड सरकार होती है। सरकार और उसके प्रमुख चुनाव जनता के द्वारा होते हैं। और इसी के साथ राजशाही सत्ता, ये राजतंत्र फ्रांस में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि जो नई निर्वाचित गणतंत्रीय सरकार बनती है वो कैसे अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फुल लिंक इन बायो।